प्रॉब्लम है फाइंड द बेसिस फॉर द सब स्पेस। नीचे दो सब स्पेस दिए गए हैं, इनका बेसिस निकालना है। पहला सब स्पेस है W1। W1 में एलिमेंट है A, B, 0 टाइप के। W2 में एलिमेंट है 0, B, C टाइप के, दोनों ट्रिपलेट टाइप का है। और अंदर जो एंट्री भरी गई है A और B, और यहाँ पर B और C दोनों कहाँ से आई है? रियल की दुनिया से। इसका मतलब फील्ड किसकी है? रियल की। यानी ये दोनों के दोनों ट्रिपलेट कलेक्शन है, और ट्रिपलेट में भी आपने रियल एंट्री को लिया हुआ है, तो हर एक सब स्पेस है किसका? R3 over R का। अब पूरा शॉर्ट व्यू, W1 is the subspace of R3 over R and contain only those point whose Z coordinate always becomes 0. W2 is the subspace of R3 over R, contain only those point whose X coordinate always becomes 0. दो कोऑर्डिनेट जो और हैं उन पर कोई शर्त नहीं है, लेकिन आपके X और Z कोऑर्डिनेट पर शर्त है। पहला केवल उनको कंटेन करेगा जिनका Z कोऑर्डिनेट कितना होगा? 0। दूसरा सिर्फ उनको कंटेन करेगा जिनका X कोऑर्डिनेट कितना होगा? 0। ये दोनों का आपको बेसिस निकालना है। इसके साथ ही साथ फाइंड द डायमेंशन ऑफ W1, W2 एंड W1 इंटरसेक्शन W2। दोनों का बेसिस निकालना है कि W1 का बेसिस कौन होगा, W2 का बेसिस कौन होगा। एक बात। दूसरी बात, W1 की डायमेंशन निकालनी है, W2 की डायमेंशन निकालनी है, दोनों के इंटरसेक्शन की डायमेंशन निकालनी है। नोट करो, शुरुआत करो। न्यूमेरिकल लिख चुके हो ना तो बताना। लिख चुके? सुनो, बेसिस निकालने के लिए हमको वो एलिमेंट चाहिए जो एलिमेंट अकेले पूरे के पूरे सबस्पेस को डिजाइन कर सके। अकेले W1 को ही बना सके। अगर W1 को वैसे समझना हो कि W1 कौन है, तो गौर करो W1 के पास जो कोऑर्डिनेट हैं, इन कोऑर्डिनेट में Z कोऑर्डिनेट हमेशा कैसा चढ़ रहा है? ना तो X पर कोई रेस्ट्रिक्शन है, ना तो Y पर। आप X कोऑर्डिनेट, Y कोऑर्डिनेट कुछ भी रख सकते हो, लेकिन Z हमेशा कैसा होना चाहिए? 0। ये बताओ किस दुनिया में Z हमेशा 0 होता है? XY प्लेन। तो वास्तविकता में W1 कुछ और नहीं, W1 कौन है? XY प्लेन है, और मुझको बेसिस निकालना है किसका? XY प्लेन का बेसिस निकालना है। क्लियर है बातें सबको? हम W1 को सजा करके फिर से लिखेंगे सॉल्यूशन क्लियरली, या बाद में क्लियरली बाद में लिखेंगे। पहले हम W1 को रीराइट कर रहे हैं। W1 कैन बी रिटन एज, जो दिया गया है W1 दिया गया है A, B, 0 सच दैट A एंड B बोथ बिलोंग टू द रियल वर्ड R। हुआ? फिर इधर गौर करना, दिस इज इक्वल टू, थोड़ी देर कुछ ना लिखो, थोड़ी देर केवल समझो। इसको हम लिख सकते हैं A 0 0 प्लस 0 B 0 सच दैट A एंड B बिलोंग टू द R। क्या ऐसा लिखा जा सकता है? और ऐसा अगर लिखा जा सकता है तो हम इसको लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ A इंटू 1 0 0 प्लस B इंटू 0 1 0 सच दैट A, B बिलोंग टू द R। हुआ? ये बताओ, यहां से एक बात साफ होगी, आपको अगर W को लिखना है, आप A और B कुछ भी उठा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप A बराबर 0 उठाओ, B बराबर 0, A बराबर 3, B बराबर 3, A बराबर 4, B बराबर 1 बटा 2, जो मर्जी को उठा सकते हो, कोई भी रियल नंबर उठा सकते हो, कोई रोक टोक। लेकिन आपको पूरे के पूरे W1 के हर बार मेंबर को जनरेट करने के लिए दो लोगों की जरूरत है। किसकी? 1 0 0 0 1 0। और क्या ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है? तो ये दो लोग मिलकर के पूरा का पूरा W1 बना सकते हैं। मतलब अगर हम इसको स्पैन की भाषा में लिखें, क्या ये 1 0 0 0 1 0 का लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा गया है कि नहीं? यानी W1 इज इक्वल टू स्पैन ऑफ 1 0 0 0 1 0। क्या इन्हीं का स्पैन है कि नहीं? अब ये बताओ, हमको एक सेट मिल चुका है, इस सेट का स्पैन कौन तैयार हो रहा है? W1। आप इस सेट का हर पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन लिख डालो, आपको कौन मिलेगा? W1। और क्या ये सेट Li है कि नहीं? एक सेट स्पैन कर रहा है अकेले W1 को और खुद Li है, दोनों बातें पूरी कर रहा है। क्या यही W1 का बेसिस हो जाएगा कि नहीं? यानी दिस इंप्लाइज दैट, क्या लिखते हैं? दिस इंप्लाइज दैट बेसिस, या एक और बात पहले लिख देते हैं, also our set 1 0 0 0 1 0 is linearly
इंडिपेंडेंट। सो कहां पर, अच्छा जहां एल लिखे वहां पर ना पूरा आल्सो कलेक्शन 100,010 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। सो इसलिए कलेक्शन 100,010 इज बेसिस फॉर, किसके लिए बेसिस होगा, W। और बेसिस में कुल कितने एलिमेंट हैं, तो दिस इंप्लाइज दैट डायमेंशन ऑफ W1 इज इक्वल टू। अच्छा जरा एक बात सुनो, W1 को लिखने के लिए, W1 के किसी जनरल मेंबर को लिखने के लिए मुझको मनचाहे कितने कांस्टेंट की जरूरत थी, इसेंशियल आर्बिट्री कांस्टेंट 2 थे, तो इसकी डायमेंशन भी कितनी है, 2 है। इसीलिए कहता है डायमेंशन ऑफ अ वेक्टर स्पेस इज द essential number of essential arbitrary constant required to write one general element of our vector space। किसी वेक्टर स्पेस के जनरल मेंबर को लिखने के लिए आपको जितने जरूरी कांस्टेंट की दरकार है वही आपकी क्या बन जाती है, डायमेंशन बन जाती है। क्लियर है, लिख लो W1 के लिए लिखो। और 100,010 से केवल XY प्लेन ही बन सकता है। XY प्लेन ही ऐसा होता है जिसमें Z कोऑर्डिनेट हमेशा कौन होता है, 0। X और Y पर कोई शर्त नहीं, केवल शर्त किस पर है, Z कोऑर्डिनेट पर। Z कोऑर्डिनेट आपका कितना होना चाहिए, 0। इसलिए ये कौन प्लेन होगा, XY प्लेन होगा। ज्योमेट्रिकली W1 इज द XY प्लेन, हम लिख सकते हैं इस बात को। लास्ट लाइन चाहे तो हम नहीं लिख देंगे, ज्योमेट्रिकली W1 is XY plane। XY plane कहां पर, इन R3/R, इन R3/R। अच्छा सब स्पेस की डायमेंशन, उधर ग्रुप थ्योरी में हम लोग एक बात पढ़े थे, सब ग्रुप का ऑर्डर जो होता है, सब ग्रुप का वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। जैसे अगर ग्रुप का ऑर्डर 6 है तो उसके पास 4 ऑर्डर का कोई सब ग्रुप नहीं होगा, क्योंकि 4 इज नॉट द डिवाइजर ऑफ 6। ग्रुप थ्योरी में ये बात हम लोग पढ़े हुए थे, ठीक। जो लोग शुरुआत में पढ़े हुए हैं ग्रुप थ्योरी वो लोग जान रहे हैं, ये सारी बातें ऐसे ही क्लास में कही गई थी, ठीक। ऑर्डर ऑफ द सब ग्रुप ऑलवेज डिवाइजर द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। लेकिन सब स्पेस में आप डायमेंशन के लिए ये बात नहीं कह सकते, डायमेंशन पर ये थ्योरी नहीं। सोचो R3/R की डायमेंशन कितनी है, R3/R की डायमेंशन 3 है। सब स्पेस की डायमेंशन कितनी आ रही है, 2। 2 इज नॉट द डिवाइजर ऑफ 3। इसलिए यहां उस थ्योरी को जनरलाइज करने की जरूरत नहीं है। नोट कर लो, फिर W2 के लिए करें तक। ओके अगला लेते हैं, W2 कौन है, W2 की बात करते हैं। इसी पूरी कहानी में अब ये सब कुछ हम W2 के लिए कंसंट्रेट कर रहे हैं। चलो इधर आ, इधर सुनो, सब लोग सामने देखो। W2 की बात करें, W2 कहता है मेरे पास केवल वो लोग आ सकते हैं जिनका Y और Z कोऑर्डिनेट जिंदा होगा। X कोऑर्डिनेट कंप्लीटली कैसा होगा, 0। ये बताओ जहां X कोऑर्डिनेट 0 हो गया और Y और Z पर कोई शर्त नहीं लगी, वो घर किसका, YZ का, तो वो YZ प्लेन बनेगा। यानी हम लिख सकते हैं W को इन्होंने दिया है, W कैन बी रिटन एज 0 B C, जहां पर B और C बिलोंग करते हैं किससे, R से। छिटका करके इनको अगर लिखा जाए तो ये क्या लिखा गया है, 0 B 0 कॉमा 0 0 C। जोड़ोगे तो वापस 0 B C आ जाएगा कि नहीं। क्या यहां से B को कॉमन कर सकते हैं,
अंदर कितना बना 0 1 0। क्या यहां से C को कॉमन कर सकते हैं? C के बाहर आते ही 0 0 ये बना, जहां पर B कामा C बिलोंग टू द R, B कामा C बिलोंग टू द R बन गया। अब ये बताओ पूरे के पूरे W2 को लिखने के लिए, ये W2 पूरे W2 को लिखने के लिए आप A और B से कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी, लेकिन आपको ये दो वेक्टर हमेशा चाहिए 0 1 0 0 0 1। क्या ये दोनों एक दूसरे से एलआई हैं? कोई किसी का मल्टीपल नहीं है, कैसे होंगे? एलआई होंगे। इसका मतलब आल्सो 0 या W2 इज इक्वल टू स्पैन ऑफ 0 1 0 और 0 0 1। और इसके साथ ही साथ ये सेट कैसा है? एलआई आल्सो 0 1 0 एंड 0 0 1 इज एलआई। जो चीज एलआई है और स्पैन कर रही है पूरे W2 को, वही W2 के लिए बेसिस बनेगी। यानी 0 1 0 एंड 0 0 1 इज अ बेसिस फॉर W2। और डायमेंशन कितनी हो गई? ज्योमेट्रिकली W2 इज कौन सा प्लेन? YZ प्लेन। YZ प्लेन इन R3 ओवर R। सारी बातें सामने हैं। अभी इंटरसेक्शन की बात करते हैं। कोई थ्योरम की तरफ तो नहीं सोच रहा है? डायमेंशन ऑफ W1 लीनियर सम W2 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। W1 की डायमेंशन पता है, W2 की पता है, इंटरसेक्शन की मांग रहा है। थ्योरम मत लगाना, क्योंकि वहां 4 लोग चाहिए, W1 W2 इंटरसेक्शन और लीनियर सम। 4 लोगों की जगह वहां पर गवाही है, लेकिन आपके पास केवल कितना है? 2। 3 पता होता तो हम उसको अप्लाई कर देते। और लीनियर सम निकालना टेढ़ी खीर होगा, इसलिए अभी हम लीनियर सम नहीं निकाल रहे हैं। अब हमको इंटरसेक्शन पहले निकालना पड़ेगा। अगर हमको ये पता चल जाए ना कि W1 इंटरसेक्शन W2 क्या होता है, तो हम डायमेंशन बता लेंगे। सोचो मुझको पता था W1 कौन है, XY प्लेन, डायमेंशन पता है। W2 अगर पता लग गया कि W2 कौन है, YZ प्लेन, डायमेंशन पता है। इंटरसेक्शन भी तो सब स्पेस होता है, W1 सब स्पेस, W2 सब स्पेस, then their intersection is also subspace। अगर मुझको ये पता चल जाए ना इंटरसेक्शन कौन सा सबस्पेस होगा, तो हम आराम से डायमेंशन बता सकते हैं। नोट करो तो बताएं। एक कोई कॉपी दो, स्पाइरल फट जाएगी ना, मतलब सुनो, इस प्लेन को हम करें, ये प्लेन XY प्लेन है, यहाँ नीचे रखिए, ठीक, ये XY प्लेन है। अब ये बताओ अगर ये XY प्लेन है तो किस किस एक्सेस से बना होगा? X और Y। ये सामने वाली जो जा रही है ये X एक्सेस है, ये जो जा रही है ये कौन है? Y। तो Z एक्सेस कौन होगी? ऊपर जाएगी। अब इस एक्सेस को क्या नाम दिए हो? X एक्सेस। और इधर कौन जा रहा है? Z। ये बताओ XZ प्लेन कौन सा प्लेन था? YZ प्लेन था, ठीक। तो ये बताना, ये X एक्सेस है, ये कौन है? Y एक्सेस, और ऊपर गया कौन? Z। एक तो हो गया नीचे वाला XY प्लेन, आपकी कौन चाहिए? YZ प्लेन। बताना ये वाला प्लेन, ये YZ प्लेन होगा सामने। और ये बताओ ये नीचे वाला प्लेन और ये वाला प्लेन जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये क्या ये एक लाइन है कि नहीं है? ये लाइन है, और लाइन कौन सी है? Y एक्सेस है। तो इसका मतलब W1 इंटरसेक्शन W2 कुछ और नहीं, Y एक्सेस होगा। और Y एक्सेस एक लाइन होती है, लाइन की डायमेंशन कितनी होती है? 1 होती है। एक तो ये ज्योमेट्रिकल तरीका हो गया कि आप कह दो ज्योमेट्रिकली कि आपका जो W1 प्लेन है, W1 वो कौन सा प्लेन है? XY प्लेन है। और आपका जो W2 है वो कौन सा प्लेन है? YZ। एक हो गया XY, एक हो गया YZ, दोनों में नाम कौन सा कॉमन नजर आ रहा है? Y। तो इसका मतलब दोनों के बीच में कौन कॉमन हुआ? Y एक्सिस कॉमन हुई। और Y एक्सिस का बेसिस सबको पता है, क्या होता है? 0 1 0 स्टैंडर्ड बेसिस, सॉरी 0 0 1, अच्छा Y एक्सिस, सॉरी पगला है, 0 1 0, और डायमेंशन कितनी होगी? 1। एक तो ये तरीका। दूसरा तरीका सुनना, ये तो ज्योमेट्रिकल तरीका। दूसरा हम दिखा रहे हैं सेट थ्योरी के हिसाब से कैसे निकालेंगे।
सुनो, सोच करके जवाब देना इसमें। ये बताना लैंग्वेज के हिसाब से सुनना। W1 इज इक्वल टू, ऊपर नीचे लिखना है, ये देखो W1 बराबर कितना है, A B 0, W2 कितना है 0 B C, यही है। दैट इज इन W1 में जो शर्त लगी उस शर्त पर ध्यान देना। इन W1 थर्ड कोऑर्डिनेट ऑलवेज 0। W1 कहता है कि मेरे पास वही लोग मौजूद हैं जिनका थर्ड कोऑर्डिनेट कन्फर्मली कैसा है, किस किस पर कोई शर्त नहीं, पहले पर और दूसरे, वो कुछ भी हो सकते हैं, चलेगा कुछ भी हो। W2 क्या कहता है, इन W2 फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑलवेज 0। अब ये बताना इंटरसेक्शन में कौन जाता है, जो दोनों को सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब इंटरसेक्शन में वो लोग आएंगे जिनका थर्ड कोऑर्डिनेट भी 0 होगा, जिनका फर्स्ट कोऑर्डिनेट भी 0 होगा। किस पर शर्त नहीं लगी, सेकंड पर। यानी हम लोग कहेंगे सो इन W1 इंटरसेक्शन W2, सो इन W1 इंटरसेक्शन W2 फर्स्ट एंड थर्ड बोथ कोऑर्डिनेट ऑलवेज 0। पहले पर और तीसरे को कह दिया, क्योंकि इंटरसेक्शन में आपको दोनों को सेटिस्फाई करना है। तो W1 से वो लोग जिनका थर्ड कोऑर्डिनेट कौन है 0, और वो लोग जिनका फर्स्ट कोऑर्डिनेट भी कितना होगा 0। W2 से किसको लोगे, वो लोग जिनका फर्स्ट कोऑर्डिनेट 0 और जिनका थर्ड कोऑर्डिनेट 0। एंड लगा रहे, क्योंकि आप इंटरसेक्शन को क्या कहते हो, एंड। पहले को भी सेटिस्फाई करो और दूसरे को भी सेटिस्फाई करो। तो पहले को सेटिस्फाई करोगे तो पहले को करने के लिए थर्ड कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, और दूसरे को भी करोगे तो पहला भी क्या होना चाहिए, यानी केवल आप कौन सा रखोगे, सेकंड कोऑर्डिनेट, बस और कुछ नहीं रखोगे। सो इसलिए W1 इंटरसेक्शन W2 contain the member of the type 0 B 0 such that B belong to the कितना R हुआ। यानी this implies that W1 intersection W2 is equal to B 0 1 0 such that B belong to the R। अब ये बताओ पूरा का पूरा W1 इंटरसेक्शन W2 केवल एक वेक्टर से स्पैन हो रहा है, किससे, यानी दिस इज इक्वल टू स्पैन ऑफ सिंगलटन सेट 1 0 0। और ये 0 1 0। और ये बताओ सिंगलटन नॉन जीरो वेक्टर का कलेक्शन कैसा है, Li, which is Li, which is Li सेट, ठीक, कौन है Li, ये अंदर वाला ना, which is Li करके कई लोग स्पैनिक Li नाम देंगे। एंड सिंगलटन 0 1 0 is Li, so it is a basis of W1 intersection W2। अब नोट करो, ये W1 इंटरसेक्शन W2 का बेसिस है। हालांकि हमसे बेसिस निकालने को नहीं कहा था, ध्यान से सुनना, हमसे बेसिस निकालने को नहीं कहा था, हमसे केवल डायमेंशन कहा था। लेकिन डायमेंशन तो तब बताएंगे ना जब बेसिस के एलिमेंट पता होंगे। तो बेसिस में एक एलिमेंट आया, डायमेंशन कितनी हो गई 1। लास्ट लाइन लिख देना, डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 इज इक्वल टू 1। इन शॉर्ट में बाद में लिखा जाएगा, इन शॉर्ट में हम लोग लिखेंगे W1 intersection W2 is the y axis because it is the intersection of xy and yz plane। और xy yz plane जहां टकराते हैं वो कौन होता है, y axis। ये बाद में लिखेंगे, पहले इतना लिख लो सब।
एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए तैयार रहना, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए तैयार रहना। अच्छे से छुट्टी हो रही है ना, तो एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए तैयार रहना। कोचिंग में भी हो, कोचिंग में भी छुट्टी हो। यहाँ यहाँ कौन सी छुट्टी? यहाँ कुछ नहीं। प्रॉब्लम नोट करना। लेट कैपिटल V बी द वेक्टर स्पेस, लेट कैपिटल V बी द वेक्टर स्पेस let capital V be the vector space of all 2x2 symmetric matrices, all 2x2 symmetric matrices over field F, over field F. Show that the dimension of capital V is equal to 3. सिर्फ डायमेंशन मांगा, आप ये दिखाइए डायमेंशन इसकी कितनी होगी, 3 होगी। अपने डायमेंशन के अलावा भी बात कर लेंगे, अपने बेसिस ही निकाल लेंगे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही तो कहा है। सिमेट्रिक को बनाने का तरीका हम लोग जानते हैं कैसा बनता है। डायगोनल पर कुछ भी भर दो, लेकिन डायगोनल के ऊपर प्लेस पर जो भरना, नीचे करस्पॉन्डिंग प्लेस पर वही भरा जाएगा, दूसरा तो भरा नहीं जाएगा। अब ये बताना, अगर हम इसका सॉल्यूशन दें तो लेट कैपिटल M 2x2 ठीक इज द कलेक्शन ऑफ मैट्रिसेस ऑफ द टाइप, सिमेट्रिक को ही रखेगा, या सिमेट्रिक का कलेक्शन है तो S से रिप्रेजेंट कर दें, कैपिटल S कह दें। कलेक्शन ऑफ ऑल सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2x2। कैसे बनती है सिमेट्रिक? डायगोनल पर कुछ भी A B और डायगोनल के ऊपर जो भरना वही नीचे भरना, सच दैट A B C ये लोग किससे हैं? दी गई फील्ड F से, दिए गए फील्ड F से। क्लियर हुआ? अब ये बताओ, पूरे को लिखने में हमको इसेंशियल आर्बिट्री कांस्टेंट कितने लगे? 3। A लगा, B लगा और C लगा, तो नंबर ऑफ इसेंशियल आर्बिट्री कांस्टेंट बिकम्स द डायमेंशन। कुल डायमेंशन कितनी हुई? 3। मामला ही खत्म यहीं पर इसका, इतने पर ही मामला इसका खत्म हो गया। हियर नंबर ऑफ इसेंशियल आर्बिट्री कांस्टेंट is equal to 3 and this is equal to dimension of capital D, dimension of capital D। और ये जो S 2x2 लिखा है ना, इसी को इन्होंने V कहा है, ये और कुछ नहीं, ये कैपिटल V। कैपिटल V is the collection of all 2x2 symmetric matrices। फील्ड रियल की कर देना, ठीक है। R2x2 सिमेट्रिक, और सुनो इधर 2x2 रियल सिमेट्रिक मैट्रिसेस कर देना, रियल सिमेट्रिक मैट्रिसेस, कलेक्शन ऑफ R2x2 रियल सिमेट्रिक मैट्रिसेस ओवर द फील्ड F बराबर R कर देना, सारी रियल फील्ड है। नंबर ऑफ इसेंशियल आर्बिट्री कांस्टेंट कितने आए? 3। डायमेंशन भी कितनी होगी? 3। अब इससे कोई हमको बेसिस निकालने को ना, हम बेसिस निकाल सकते हैं, बेसिस निकालेगा। बोलो कैसे लिखा जाएगा? इसी को तोड़ा जाएगा,
हम इसको लिख सकते हैं ए सी बी, इसको तोड़ करके क्या लिखा जा सकता है, ए 0 0 0 प्लस 0 सी 0 प्लस 0 0 0 ये बना। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a इंटू ये वाला 1 0 0 0 ये बना, प्लस c को बाहर करो 0 1 1 0 और प्लस d बाहर किया, ये हुआ पहला दूसरा तीसरा, और कोई किसी से नहीं बनाया जा सकता। बेसिस में कुल कितने लोग आए, 3 लोग, डायमेंशन कितनी होगी 3। ये दूसरा तरीका था, इस तरीके से लिखना, और चाहे इस तरीके से लिख करके नंबर ऑफ एसेंशियल आर्बिट्री कांस्टेंट को जोड़ लेना, या अगली बात सुनना। अगली बात ये होती है द डायमेंशन ऑफ द मेन वेक्टर स्पेस, जो आपका मेन वेक्टर स्पेस होगा, मेन वेक्टर स्पेस कौन होगा, कलेक्शन ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिसेस। आपने उसी में से तो सिमेट्रिक को छांट लिया है, तो द डायमेंशन ऑफ द मेन वेक्टर स्पेस, बोलो 2x2 के मेन वेक्टर स्पेस की डायमेंशन क्या होती है, 4 होती है, माइनस नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रेस्ट्रिक्शंस, जितनी आपके ऊपर इंडिपेंडेंट शर्तें लगाई गई हैं उनको घटा। इंडिपेंडेंट शर्त सुनना कैसे लगती है, ये तो एक तरीका था, ठीक। अगला सुनना, और करके अगर हमको करना हो, अथवा और कैपिटल V इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल A इज इक्वल टू AIJ सच दैट, सिमेट्रिक ले रहे हो ना, सिमेट्रिक ले रहे हो तो शर्त है AI बराबर कितना होना चाहिए, AJI, ठीक। ये और AIJ यानी एंट्री आपकी कहां से आ रही है, फील्ड से। ये बताओ कितनी शर्त दी गई आपको, एक शर्त, बस केवल एक शर्त। वो ये कह रहा है कि आपका AIJ बराबर होना चाहिए किसके, AJI के। एक ही इक्वेशन तो लिखा गया, एक इक्वेशन मतलब एक शर्त, और अकेली शर्त हमेशा कैसी होती है, इंडिपेंडेंट होती है। तो देयरफॉर डायमेंशन ऑफ कैपिटल V इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ मेन वेक्टर स्पेस, जहां से ये लोग आए हुए हैं, डायमेंशन ऑफ मेन वेक्टर स्पेस माइनस नंबर ऑफ संख्या, कुल संख्या, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रेस्ट्रिक्शंस, रेस्ट्रिक्शंस का मतलब जितनी आपके ऊपर शर्तें थोपी गई हैं, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रेस्ट्रिक्शंस। मेरे मेन वेक्टर स्पेस की 2 गुणे 2 की सारी मैट्रिक्स के कलेक्शन की डायमेंशन कितनी होती है, 4, और इंडिपेंडेंट रेस्ट्रिक्शन कितनी, 1, 4 - 1 इज इक्वल टू डायमेंशन आपकी 3 आएगी। ये दूसरा मेथड है, नोट कर सकते हो, अथवा करके और करके सेकंड मेथड पर नोट कर सकते हो। अगर ये इक्वेशन एक से ज्यादा होते ना, एक से ज्यादा, तो पहले हम पता करते कितनी शर्तें इंडिपेंडेंट हैं। ऐसा हो सकता है एक शर्त आपको दिखाई तो जा रही है, लेकिन वो ऑलरेडी पहली शर्त में शामिल हो चुकी है ऑलरेडी। जैसे हम कहें हमने XY प्लेन को कंटेन किया, XY प्लेन को कंटेन किया, ऑटोमेटिकली हम कितनी बात करें, हमने XY प्लेन रखा, हमने X एक्सिस रखा, हमने Y एक्सिस रखा। वास्तविकता में आपने X एक्सिस Y एक्सिस रखा, ये बात तो डिपेंडेंट हो चुकी है। जो आदमी XY प्लेन रखेगा वो X एक्सिस Y एक्सिस क्या उसमें नहीं कंटेन कर रही है, तो इसका मतलब बाकी 2 शर्तें कैसी हैं, डिपेंडेंट है। बाकी 2 शर्तें डिपेंडेंट। हम कह रहे हैं कि हम BSc सेकेंड ईयर पढ़ा रहे हैं, हम BSc सेकेंड ईयर पढ़ा रहे हैं, और इतनी मेहनत है कि हम लीनियर अलजेब्रा भी पढ़ा रहे हैं, और इतनी मेहनत है कि हम स्टैटिक डायनामिक्स भी पढ़ा रहे हैं। बकवास बात। 2 बातें जो आपने कही ना कि आप लीनियर अलजेब्रा और स्टैटिक डायनामिक्स पढ़ा रहे हो, ये बकवास है, ये डिपेंडेंट हो गया, क्योंकि आप मेनली क्या पढ़ा रहे हो, सेकेंड ईयर। तो जो सेकेंड ईयर पढ़ा रहा है वो ये तीनों तो पढ़ाएगा, 3 पढ़ाएगा। कौन कौन सा, लीनियर अलजेब्रा, स्टैटिक डायनामिक्स, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप वही बतिया तो अलग करके कह रहे हो, तो या तो चीजें पैकेट में बंद करके इकट्ठे कहो, या तो अलग अलग कहो। अगर आपने ऑलरेडी एक पैकेट दे दिया है और बाकी बातें भी अलग अलग करो, तो ये लोग कैसे होगा, डिपेंडेंट रेस्ट्रिक्शंस। हमेशा जब इक्वेशंस की संख्या 1 से ज्यादा होगी, एक है तो अकेला इंडिपेंडेंट, अकेला, और अगर 1 से ज्यादा होगा तो आपको पता करना पड़ेगा कितने रेस्ट्रिक्शंस आपके कैसे हैं, इंडिपेंडेंट। जितने इंडिपेंडेंट है वही घटेंगे। डायमेंशन ऑफ मेन वेक्टर स्पेस 4 है, माइनस नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रेस्ट्रिक्शंस 4 - 1 दैट इज इक्वल टू 3।
अगले लिखना सेकंड प्रॉब्लम, ये हटा दिया जाए। प्रॉब्लम लिखना, प्रॉब्लम है if alpha 1 alpha 2 alpha 3, if alpha 1 alpha 2 alpha 3 is a basis of v3 over r, अगर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 एक सेट दिया गया, आप कह रहा है ये सेट r3 ओवर r के लिए बेसिस, सॉरी v3 ओवर r के लिए बेसिस का काम करता है, देन अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 कॉमा अल्फा 2 प्लस अल्फा 1 अल्फा 3 कॉमा अल्फा 3 प्लस अल्फा 1 is also a basis of v3 over r. True, false. एक सेट दे रहा है, सेट में 3 मेंबर है, अल्फा 1 है, अल्फा 2 है, अल्फा 3 है, और कह रहे ये जो कलेक्शन है ये v3 ओवर r के लिए बेसिस का काम करता है, मतलब ये li है, अकेले पूरे v3 ओवर r को स्पैन भी करता है। ये दो बातें आपको दे दिया कि ये पूरा का पूरा बेसिस है। अब वो क्या कह रहा है, हम इन्हीं के एलिमेंट को आपस में जोड़ करके एक नया सेट बना रहे हैं। उसने पहला एलिमेंट बनाया अल्फा 1 अल्फा 2 को जोड़ करके, फिर उसने दूसरा एलिमेंट बनाया अल्फा 2 अल्फा 3 को जोड़ करके, और तीसरा एलिमेंट बनाया अल्फा 3 अल्फा 1 को जोड़ के। ये बताओ v3 ओवर r का बेसिस अगर ये है तो उसकी डायमेंशन कितनी हुई? तो क्या नीचे वाले भी सेट में 3 एलिमेंट हैं कि नहीं है? तो ठीक है, रिक्वायरमेंट तो पूरी कर रहे हो आप कि आपको 3 एलिमेंट चाहिए, 3 एलिमेंट हैं, लेकिन अगर आप तीनों एलआई होगे तभी बेसिस बन पाओगे, अदरवाइज नहीं बन पाओगे। तो हमको ये पता करना है क्या सचमुच ये v3 ओवर r का बेसिस है कि नहीं। ये ट्रू फॉल्स है। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट में कहा अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 का कलेक्शन बेसिस है, तो इनको जोड़ करके बनाया गया, ये भी सेट एक बेसिस है, कह दिया इन्होंने। आप बताइए सही कहा या गलत है? सही कहा या गलत कहा? चेक करना पड़ेगा कि क्या दिया गया सेट एलआई है या नहीं है। अगर दिया गया सेट एलआई है तो बिल्कुल बेसिस बनाएगा, और अगर एलआई नहीं है तो बेसिस नहीं बनाएगा। चलो चेक करते हैं, लिखना सॉल्यूशन। कैसे चेक करोगे एलआई? वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन बराबर किसके कर दो? सबको 0 करो, सॉरी इनका लीनियर कॉम्बिनेशन कितना कर दो? 0। अब अगर 0 वेक्टर को बनाने का एक तरीका तो एलआई, और एक से ज्यादा तरीका तो एलडी, यानी कोफिशिएंट की वैल्यू निकालनी है। सारे कोफिशिएंट की वैल्यू अगर 0 आती है तो कैसा हुआ? एलआई, और अगर एक भी नॉन 0 आ गया तो कैसा होगा? एलडी होगा। लिखना लेट, माना दिक्कत लगे इसलिए हम लैम्डा 1 मान रहे हैं, लेट लैम्डा 1 इंटू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस लैम्डा 2 इंटू अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 प्लस लैम्डा 3 इंटू अल्फा 3 प्लस अल्फा 1, और बराबर कर दिया किसके? 0 वेक्टर के। अगर लैम्डा 1 बराबर 0, लैम्डा 2 बराबर 0, लैम्डा 3 बराबर 0 आ गया तो आपका दिया गया सेट कैसा है? एलआई, और एलआई है तो बेसिस बन जाएगा। और अगर एक बीच में नॉन 0 आ गया तो तब एलडी हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट, ध्यान से सुनना, क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है? इस पूरे को देखो, और लैम्डा 1 अल्फा 1 प्लस लैम्डा 2 अल्फा 2 प्लस लैम्डा 3 अल्फा 3, बोलो कैसे सॉल्व करेंगे? सोच करके जवाब दो। कैसे? लैम्डा 1 into अल्फा 1 करेंगे, फिर लैम्डा 2 into अल्फा 2, लैम्डा 3 into अल्फा 3, तो फिर वो अपना 0 पे इक्वल होगा क्योंकि अल्फा 1 अल्फा। सुनो, अल्फा 1 को एक साथ, और कहीं अल्फा 1 है? नहीं है, तो लैम्डा 1 बाहर आया, ठीक है, लैम्डा 1 और प्लस कितना? लैम्डा 3, और बाहर कौन रहा? ये बना। अगला सुनना, सॉरी उल्टा कर दिया। अब की बार अल्फा 1 के बाद अल्फा 2 की बारी, अल्फा 2 यहाँ से, अल्फा 2 यहाँ से, ठीक है, कनेक्ट कर सकते हैं, इनको कनेक्ट कर रहे हैं।
प्लस ये बताओ किसको बाहर ले, अल्फा 2 को, अल्फा 2 को बाहर ले, अंदर कौन बचा, यहाँ से बचेगा लैम्डा 1 और यहाँ से लैम्डा 2 और बाहर कौन गया, अल्फा 2। अब एक ही बच रहा है, अल्फा 3 यहाँ, अल्फा 3 यहाँ, बोलो प्लस यहाँ से कितना, लैम्डा 2 अल्फा 3, यहाँ से लैम्डा 3 और बाहर कौन गया, बराबर कितना, 0 हो जाए। लेकिन आप सोचो, एक चीज सोचना, थोड़ी देर लिखो मत, इधर लिखो, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 आर द बेसिस ऑफ V3 ओवर R। अगर ये लोग बेसिस हैं तो हमको पता है बेसिस से आप क्या बना रहे हो, एक यही तरीका है, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 3 बराबर, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 बराबर, लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 बराबर 0। सबको 0 करना पड़ेगा, लिखा जाएगा सिंस अल्फा 1 कॉमा अल्फा 2 कॉमा अल्फा 3 is a basis, so इसलिए above equation मतलब ये इक्वेशन नंबर 1, above equation has only ट्रिवियल सॉल्यूशन। ये केवल और केवल कैसा सॉल्यूशन रखेगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन रखेगा। क्लियर हुआ? और जब इससे ट्रिवियल रखेगा तो इसका मतलब क्या होगा, दिस इंप्लाइज दैट अपने को मिलता है लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 3 बराबर कितना, 0। अगला कौन मिलेगा, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 बराबर कितना, 0। अगला कौन होगा, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 3 बराबर कितना, 0। मिल गया, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 बराबर कितना हुआ, 0। ये बताओ इन मैट्रिक्स फॉर्म क्या बनेगा, इन मैट्रिक्स फॉर्म लैम्डा 1 का कोफिशिएंट 1, दूसरे में, तीसरे में, लैम्डा 2 का कोफिशिएंट पहले में, दूसरे में, तीसरे में, लैम्डा 3 का कोफिशिएंट पहले में, दूसरे में, यहाँ पर, यहाँ कौन आया, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 बराबर कितना, 0 0 0। जिनको ये सॉल्व करना है ऐसे सॉल्व करो, सुनो इसलिए अभी लिखना मना किए, जिनको ये लगे ऐसे सॉल्व करो, जिनको ये ना लगे वो ऐसा सॉल्व करें। लैम्डा 2 की वैल्यू निकालो, लैम्डा 2 की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस लैम्डा 3, यानी यहीं से करो, लैम्डा 2 इज इक्वल टू माइनस लैम्डा 3, उठा करके यहाँ रखो तो लैम्डा 1 बराबर कितना आएगा, लैम्डा 3 आएगा, यही तो। अरे लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 3, उधर गया तो लैम्डा 3, यहाँ से आया लैम्डा 1 बराबर लैम्डा 3 और ऊपर वाले में लैम्डा 1 बराबर कितना है, लैम्डा 3। तो गौर करो 2 लैम्डा 3 इज इक्वल टू 0, लैम्डा 3 बराबर 0, तीनों 0 हो गए कि नहीं। कौन सा आसान है, ऊपर वाला, उसी से निपटा दे। नीचे से निपटाएंगे तो नीचे मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी, लिख चुकी हो क्या, छापा खाना इसीलिए मना किया लिखना। हाँ इसमें आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, आएगा, यहां से देखना। दिस इंप्लाइज दैट लैम्डा 2 इज इक्वल टू माइनस लैम्डा 3, इनका ऊपर इस्तेमाल करो तो दिस इंप्लाइज दैट यहां से जब लैम्डा 2 इज इक्वल टू माइनस लैम्डा 3 भरोगे तो लैम्डा 1 बराबर कितना, लैम्डा 3, और लैम्डा 1 बराबर लैम्डा 3 ऊपर भरो तो दिस गेट लैम्डा 3 इज इक्वल टू 0। ये ऐसे किए हैं, ऐसे बैक सब्स्टिट्यूशन से, यानी देयरफॉर लैम्डा 1 बराबर सब बराबर कितना, 0। और ये बताओ अगर आपके सारे कांस्टेंट 0 है, अब तो कोई वैल्यू आएगी नहीं। ये इक्वेशन देखना, लैम्डा 1 बराबर 0, लैम्डा 2 बराबर 0, लैम्डा 3 बराबर 0, यानी इन वेक्टर को लेकर के 0 वेक्टर बनाने का कई तरीका, एक तरीका। तो ये सेट कैसा हुआ, एलआई हो गया, और एलआई हुआ तो ये बेसिस बन चुका है, ठीक। सो इसलिए कलेक्शन अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 कॉमा अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 कॉमा अल्फा 3 प्लस अल्फा 1 इज linearly independent, so it is a basis, so it is a basis। और अगर ये बेसिस है तो आपका दिया गया स्टेटमेंट सही है।
तो तुम लोगों के साथ एक लड़का था जिसका बीटेक में हो गया था, अंकित शायद नाम से, क्या नाम है? अनिकेत, बीटेक में हुआ, कहाँ मिला? राजस्थान में मिला। कॉलेज बीकानेर में सर, प्राइवेट था। प्राइवेट है, गवर्नमेंट नहीं मिला। और उसको बुशरा को कौन सा मिला है? नहीं, कॉलेज का नाम पता है? नहीं पता। प्राइवेट या सरकारी? अरे दोनों कैसे? दोनों कैसे? एडेड वाले होते हैं, एडेड प्राइवेट। टेक्निकल डिग्री मन से कर ले जाए तो बड़ी अच्छी बात, मन से कर ले जाए। बीएससी की तरह करेंगे तो फिर गड़बड़ है। बहुत कम लोग होते हैं जो उसको भी मन से करते हैं। मेन तो कॉलेज बॉडी होती है ना, कॉलेज बॉडी मन से नहीं चल रही है, बड़ा बवाल है कॉलेज बॉडी का। कॉलेज बॉडी मन से चल जाए तो कितनी अच्छी बात है। कॉलेज बॉडी भी आजकल पैसा लेने के लिए बैठ गए हैं। हमको बस तुमसे पैसा लेना है, फीस बढ़ा देंगे, इतनी फीस है, इतनी फीस है, इतनी फीस है। फैकल्टी के नाम पे, फैकल्टी नहीं होती है तब तो हम जैसे लोग एग्जिस्ट करते हैं। फैकल्टी हो अच्छी तो हम जैसे लोग एग्जिस्ट ना करें। अच्छा, फैकल्टी एग्जिस्ट हो ना तो हम जैसे लोग पैदा ही ना हो। वास्तविकता है हम लोग बेरोजगार हैं। बेरोजगार पैदा होता है तो अपने रोजगार के लिए इधर उधर हाथ पैर मारता है, हाथ पैर मारता है तो कहता है चल भैया कोचिंग पढ़ा लेते हैं। डकैती तो मार नहीं सकते, या तो वो भी मारना सीख ले, वो भी मारना सीख ले। उसमें भाई थोड़ा सा एक डर होता है ना कि पुलिस वाले जिसमें पाए कूट दिए और ढंग से कूट दिए, या कौनो दूसरी पार्टी पा गई, तुम भी वहीं डकैती मारने गए हो, तुमको ठोक दी, तो वहां तो गए थे खजाना लेने के लिए और ऊपर चले गए देवतक पास। देवतक पूरे खजाना बैठ के गिन रहे हो जिसमें से कोई चुरा नहीं सकते हो, तो देवता है, उसको सीसीटीवी लगाने की जरूरत नहीं है। सवाल है ना। तो हम जैसे लोग एग्जिस्ट करते हैं इस कॉलेज की वजह से। हम लोगों को हमारा कॉलेज ज्यादा बर्बाद किया। 25,000 एमएससी की फीस ली जाती है हम लोगों से, 25,000 एमएससी की फीस। जब हम लोग एमएससी में एडमिशन लेते हैं और जब पढ़ने जाते हैं तो पता चलता है पढ़ा कौन रहा है, परमानेंट बॉडी है ही नहीं उनके पास। अच्छा, परमानेंट बॉडी हो भी गई तो कितनी अच्छी बात है अगर वो ढंग से पढ़ा दे तो। परमानेंट बॉडी कहते हैं ये पढ़ लो, बस इतनी गिन की थ्योरम है, 80 थ्योरम पढ़ लो, इतने में से बंटर ढाक हो जाएगा। बहुत सीधा स्टेटमेंट आता है, 80 थ्योरम पढ़ लो। और उसमें भी मेन बॉडी तैयार बैठी हुई है, नहीं भी पढ़ोगे तो आना पैसा लेकर के, हम तो कराए, वो भी तैयार बैठे हुए हैं। बस इसको खुले शब्द में नहीं कहते हैं, ये बैक डोर में कहते हैं। खुले शब्द में कहा ना, हम ये सब काम नहीं करते हैं, हम ये सब काम नहीं करते, अंदर में कुल करते हैं। कुल कोड़ घुसा पड़ा है अंदर में, बस खाली सामने से नहीं है, उसको ढके पड़े। कितने बार खींच निकलती है, कभी कभी वास्तविकता में बड़ी खींच होती है। व्यवस्थाएं जो तब थी आज भी वही चल रही है, सुधारने का नाम नहीं है। सब सारे धर्मध्वजी बैठे हैं, सब धर्मध्वजी ना, सब। मतलब फेसबुक पे जब इनको ज्ञान बांटना होगा तो इतना तगड़ा फेसबुक पे ज्ञान बांटेंगे ना, ऐसा लगेगा बस हाँ सारा देवता इनके अंदर घुसा, जैसे अभी हम बांट रहे हैं, ऐसे ज्ञान बांटेंगे। हम जैसे लोग पगला करके बांटते हैं, इन जैसे लोग सरेक होकर के और अच्छे बनने के चक्कर में बांटते हैं। हम अच्छा नहीं बनना चाहते, वास्तविकता में हम अच्छा बनना ही नहीं चाहते। हमको लड़का जितना गरियाए उतना हमको खुशी है, कम से कम जाने तो सामने वाला पागल है। इसका मतलब ना तुम खाली अपने आप को जाहिर कर रहे हो कि तुम बिल्कुल सीखना नहीं चाहते, तुम जाहिर कर रहे हो। अगर तुमको ये बातें नहीं पसंद आती है, तुमको बीमारी की चर्चा पसंद नहीं आती है, तो इसका मतलब तुम केवल और केवल बीमारी छिपाने का काम कर रहे हो। छिपाई गई बीमारी और बढ़ती है, तुम उस बीमारी में और कोड़ बन रहे हो। एक कोड़ होता है, कोड़ में खाज हो जाए ना तो और खतरनाक बीमारी पैदा होती है, क्योंकि अब वो और फैलेगी। और अगर तुमको ये बातें खराब लगती है तो वास्तविकता में तुम उसी बीमारी में, उसी कोड़ में खाज बन चुके हो, क्योंकि तुमको अब वो अच्छा लगता है। तुमको टीचर ना टोके ना आने के लिए तो तुमको अच्छा लगता है, तुमको कम पढ़ाया जाए, अच्छी सी नोट्स बनवा दीजिए शॉर्टकट में, तुमको अच्छा लगता है, अरे पास तो हो जाएंगे। ये तो पूछा गया, विवेक सीरीज उठा लो, कोई भी लोकप्रिया सीरीज उठा लो, कोई भी सीरीज उठा लो ना, तुम एसजे पब्लिकेशंस की सीरीज उठा लो, तुमको अच्छा लगता है, शॉर्टकट मिल गया, हम पढ़ करके पास हो गए। तुमसे कल को कोई 4 सवाल पूछ लेगा तो तुम कहोगे हम तो वही सीरीज पढ़ के पास हुए थे, लाओ उसका सवाल तुमको बता दें, और उसमें भी कह देगा क्यों ऐसा हुआ, तो फिर समझाने में नानी माई कुल याद आती है। काहे के लिए तुम उस बीमारी का हिस्सा बन के खुश। हम नहीं थे कभी भी, हमको हमेशा तकलीफ है उस बीमारी में, और आज भी हमको उतनी तकलीफ होती है उसी बीमारी को देख करके, उतनी ही होती है।
क्योंकि वो बीमारी हम जैसे लोगों को पैदा करती है। हम जैसे लोग जो सीखे नहीं, पैर डाल दिए पढ़ाना है, ठीक है, थोड़ा अपने अंदर में बचा हुआ है ना, दया धर्म बचा हुआ है, ईमान बचा हुआ है, अपना जिंदा है, तो कहते हैं ना यार पढ़ाना है, चलो थोड़ा मेहनत से सीख लो, लड़कों को पढ़ाना है, अच्छा पढ़ाना है। तो हम लोग बैठ करके गैलियन को सॉल्व करते हैं, हर्स्टीन को सॉल्व करते हैं, डेविड सीले लगाते हैं, गिलबर्ट स्ट्रेंज लगाते हैं, क्योंकि सिखाना है तो हम लोग सीखते हैं। बाकी लोग कोचिंग पढ़ाओ, सुबह बैच लगा लो, शाम को बैच लगा लो, वो तो दिन में कॉलेज है, नहीं तो वहीं लगा लो। कॉलेज में 15 मिनट पानी पीने गैप मिले, आओ पढ़ाते हैं, वहां भी आप शुरू करो। आप कुल जगह छिछकारे पड़े हुए हर जगह, और फिर कौन पैदा होगा? अनुभव द्विवेदी जैसे लोग पैदा होंगे ना, हाँ मेरे जैसे लोग पैदा होंगे, बेरोजगार गली नुक्कड़ घूम रहे, कोचिंग पढ़ा रहे हैं। सामने वाला भी कह रहा है क्या करते हैं लड़का? कोचिंग पढ़ाते, कोचिंग। पूछो ना कौन पढ़वाया हमसे कोचिंग? कौन पढ़वाया हमसे? तुम पढ़वाए हमसे कोचिंग। इतना मार्केट में कंपटीशन, इतना कंपटीशन है, हम तुमसे बीएससी पढ़ करके निकले आईआईटी जैम का पेपर देने के लिए, कोचिंग सजी मंडी बैठी हुई है, मेरे पास नहीं पैसा है मंडी में पैसा देने का भैया, 40,000 रुपया फीस लगाए बैठे, नहीं है मेरे पास 40,000 रुपया, तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, ऑब्वियस बात है नहीं होगा मेरा सिलेक्शन। किताब खरीदने के लिए पैसा लगेगा, 250, 300, 400 की गैलियन की किताब आएगी, 500 की आएगी, 600 की आएगी। अच्छी किताब पढ़ोगे तब सिलेक्शन होगा, अच्छी किताब खरीदने के लिए पैसा चाहिए, पैसा नहीं है मातारी बाप के पास। जिनके पास है उनको नहीं दर्द है, वो यहाँ चलो ठीक है बीएससी कर लिए, क्या टीचर का स्टेटमेंट क्या होता है? बीएससी नंबर के लिए होता है, सीखने के लिए नहीं होता है। अरे कमीने तुम कैसे स्टेटमेंट पास कर सकते हो कि बीएससी नंबर के लिए होता है, सीखने के लिए नहीं होता है? 3 साल सीखने के लिए दिया गया है तुमको, 3 साल बीएससी दिया गया है, तुम सीखना भी नहीं चाहते, तुम सिखाना नहीं चाहते हो, सामने वाले के दिमाग में भर रहे हो। कल को वो भी साला पढ़ाएगा बीएससी तो कहेगा बीएससी नंबर के लिए होता है, सीखने के लिए नहीं होता है, और निकलेगा मातारी बाप से पैसा लेकर के कोचिंग मंडी को सजाने के लिए। कोचिंग वाला अपनी जेब सजा रहा है, उसके अंदर भी ईमान जिंदा है तो तुमको सिखाने के लिए 4 बात सुनाएगा, नहीं जिंदा है तो सब किसका ईमान जिंदा है? कलयुग में किसी का नहीं जिंदा है। एक वक्त मेरा डोल जाता है, मेरा पागल आदमी का डोल जाता है, दूसरे का नहीं डोलेगा। हम कौन देवता थोड़ी है, कोई देवता नहीं पैदा है। देवता डोल जाता है, भगवान का बचा रहता है ना, देवता भगवान में बड़ा अंतर है, बहुत अंतर होता है देवता में। हाँ देवता भगवान में बहुत अंतर होता है। देवता पूजे जाते हैं, भगवान को ना पूजो ना तब भी वो नाराज नहीं होता है, तब भी नाराज नहीं। देवता ना पूजो, कहा फूल लौंग चढ़ाए हो, कल नहीं चढ़ाओगे ना ऋषि आ जाएंगे, कहेंगे उसट कर देंगे सब कुछ, वो देवता होते हैं। प्रॉब्लम नहीं है इन द वेक्टर स्पेस। In the vector space R3, if yadi vector alpha is equal to 1, 2, 1, vector beta is equal to 3, 1, 5, vector gamma is equal to 3, -4, 7, 10. There exists more than one basis, then there exists more than one basis स्टेटमेंट है। अगेन इसमें ट्रू फॉल्स ही करना है। एक स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि R3 में वेक्टर अल्फा 1, 2, 1 है, वेक्टर बीटा 3, 1, 5 है, और वेक्टर गामा 3, -4 और 7 है। 3 एलिमेंट दे दिया, अल्फा बीटा और गामा। अब क्या रहा है? देन देयर एग्जिस्ट, तब यहां पर मौजूद होगा, then there exists more than one basis, एक से ज्यादा बेसिस मौजूद होगा for the subspace spanned by capital S is equal to vector alpha, vector beta, vector gamma with dimension 2, true or false। एक सेट दिया गया 3 वेक्टर का, अल्फा बीटा और गामा, आपको तीनों बता दिया, अल्फा कौन है, बीटा कौन है, गामा कौन है बता दिया। अब ये कह रहा है देन देयर एग्जिस्ट, तब यहां पर मौजूद होगा मोर देन वन बेसिस, हमेशा यहां एक से ज्यादा बेसिस मौजूद होगा फॉर द सबस्पेस, उस सबस्पेस के लिए आपके पास यहां एक से ज्यादा बेसिस मौजूद होगा जो अल्फा बीटा और गामा से स्पैंड किया जाता है।
ये बताओ किसी भी वेक्टर का स्पैन सब स्पेस बनाता है? हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर आपको एक सेट दिया गया है कैपिटल एस, देन स्पैन ऑफ कैपिटल एस मस्ट बी अ सब स्पेस, प्रूफ किया गया है। तो आपको एक सेट कैपिटल एस दिया गया है, ये जब भी स्पैन होगा तो लीनियर स्पैन ऑफ एस मस्ट बी अ सब स्पेस, और उस सब स्पेस के लिए कह रहे हैं उस सब स्पेस के लिए आपको एक से ज्यादा बेसिस मिलेगा और डायमेंशन कितनी होगी? तो ट्रू और फॉल्स सोच करके जवाब देना है। सबसे पहला काम ये चेक करना पड़ेगा, पहला काम इनको देख करके ना कहो कि डायमेंशन दो है, पहले ये चेक करो क्या जो ये वेक्टर का दिया गया है ये आपस में एलआई है या एलडी है। अगर ये तीनों एलआई हो गए ना, धोखा सुनना, अगर ये तीनों एलआई हो गए ना तो आपकी बातें बेकार हो जाएगी, क्योंकि तब इनकी डायमेंशन कितनी चढ़ रही होगी? 3, और आप कितने की गारंटी कर रहे हो? 2 की। तो पहले चेक करो इनमें एलआई और एलडी में है या नहीं है। अगर एलआई हुआ तो मामला वहीं खत्म, फॉल्स हो जाएगा, और एलआई हुआ तो सॉरी एलडी हुआ तो तब हम लोग देखेंगे कितने एलडी हैं, एक या एक से ज्यादा एलडी। अगर एक एलडी हो गया ना, एक एलडी, तब तो आपके पास 2 एलआई हो गए, और अगर 2 एलडी हो गया तो आपके पास कितना एलआई है? 1। तो क्या डायमेंशन 2 बना सकते हो? हर बार धोखा है। इसलिए जब सेट मिलेगा तो सबसे पहले चेक करो आपका सेट एलआई है या फिर एलडी है। क्लियर हुआ? लैंग्वेज लिखना, सॉल्यूशन सीधे देख सकते हो तो सीधे भी देख सकते हो, और सीधे ना देख पाओ तो बात ये लगी। एलआई है, एलआई है पक्का? चलो देखते हैं। लेट a इंटू अल्फा 1, a इंटू अल्फा प्लस b इंटू बीटा प्लस c इंटू गामा इज इक्वल टू कितना? 0। दिस इंप्लाइज दैट a इंटू 1 2 1 प्लस b इंटू 3 1 5 प्लस c इंटू 3 -4 7 बराबर कितना? 0 वेक्टर हुआ। मेरे ख्याल से मैट्रिक्स बनाना सब लोग तुरंत जानते हो। पकड़ो वेक्टर, पलट दो, पहला कॉलम अल्फा से बनेगा, दूसरा बीटा से, तीसरा गामा से। सीधे बना सकते हैं लेकिन एग्जाम में नंबर लेना है। दिस इंप्लाइज दैट a प्लस 3b प्लस 3c। अगला बोलो 2a प्लस b माइनस 4c। अगला बोलो a प्लस 5b प्लस 7c बराबर 0 0 0। लिख सकते हैं, यानी यहां से हमको सिस्टम क्या मिला? सिस्टम मिलता है a प्लस 3b प्लस 3c बराबर कितना? अगला 2a प्लस b माइनस 4c बराबर कितना? 0। a प्लस 5b प्लस 7c बराबर कितना? 0। इन मैट्रिक्स फॉर्म सिस्टम क्या बनेगा? 1 2 1 3 1 5 3 -4 7। इधर कौन? A B C, और इधर कौन? 0 0 0। क्या हुआ? क्या हुआ? कौन सा? रेडी होगा ना? हाँ, वो इसीलिए चेक कर रहे हैं। वो दिया है 2 तो पक्की बात है कुछ ना कुछ कहा होगा, तभी अपने लोग चेक करें खाली अपनी आत्म संतुष्टि के लिए। हम तुम्हारी बात पर क्यों यकीन करें? दुनिया हमको धोखा दे रही है, हो सकता है तुम भी दे रहे हो, हम क्यों यकीन करें भाई? सीधी बात है ना, दूध का झलक छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो हम लोग चेक कर रहे हैं। अरे हम ये नहीं कि हम तुम्हारी बात पे क्यों यकीन करें, हम न्यूमेरिकल को कह रहे हैं, हम तुम्हारी बात पे क्यों यकीन करें? सर इनकी तरफ नहीं, तुम सोचो हम तुम्हारी बात पे क्यों यकीन करें? तुम्हारे तो करना पड़ेगा, सॉल्व करके बताओगे तो। चलो अब ये पूरा लिख चुके हो तो हटा करके एक आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनाएं। Therefore, augmented matrix A null is equal to 1 2 1 3 1 5। अगला 3 -4 7। फिर डॉटेड लाइन 0 0 0। दिस इज इक्विवेलेंट टू, क्या ये पाइवॉट है? नीचे वाले को 0 करें, R2 goes to R2 minus 2 times R1, और R3 goes to सीधे सीधे R3 माइनस R1। बोलो कितना? 1 3 3 0। 2 1 के 2 0, 2 3 6, 1 में से 6 गए -5।
-10, इधर 0, 1 - 1 0, 5 - 3 2, 7 - 3 4। ये हो गया, दिस इज इक्विवेलेंट। आपकी सुनना, 1 3 3 0 0, 5 1 5, 5 दूनी 10 0 0, 2 1 2, 2 दूनी 4 0। सही है गलत? दोनों में, पहले में -5 से डिवाइड कर दिया, दूसरे में 2 से कर दिया। यहां लिख दे रहे हैं, एरिया 51 चला गया ना, बचा क्या? अरे उतना सब लोग जान रहे हैं, उतना शाम वाली बैच भी तो पढ़ ही चुकी है। क्या लिखने वाले थे? R2 goes to R2 डिवाइडेड बाई -5 और R3 goes to R3 डिवाइडेड बाई 2। अब मेरे ख्याल से LD नजर आ रहा है, 2 ही LI बैठेंगे इसके पास, बस यहाँ। दिस इज इक्विवेलेंट टू। अगला काम जानते हो सब लोग क्या करने वाले हैं? R3 goes to R3 minus R2, और ये हुआ 1 3 3 0 0 1 2 0 0 1 2। ये पाइवट तय हो गया। इसका मतलब ना, जो आपको वेक्टर दिए गए हैं उसमें 2 ये वेक्टर आपके LI हैं, बाकी एक तीसरे वाले की वजह से क्या आ गया है, डिपेंडेंसी आ चुकी है। क्लियर हुआ? यहां पर हम लिखेंगे दिस इंप्लाइज दैट सिस्टम है, सिस्टम ये वाला सिस्टम, इसको कोई नाम नहीं दिए है ना, इसको सिस्टम 1 कहते हैं। इक्वेशन 1 हैज कैसा सॉल्यूशन? नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। अच्छा ये बताओ, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब होता है A, B और C, जिनको आप अभी कोफिशिएंट मान करके आए थे, वो A, B, C जीरो सॉल्यूशन भी रखेगा, नॉन जीरो भी रखेगा। यानी जीरो वेक्टर को बनाने का तरीका इनफाइनाइटली मैनी। इसका मतलब हुआ दिस इंप्लाइज दैट कैपिटल S इज इक्वल टू, कैपिटल S कौन था? वेक्टर अल्फा, वेक्टर बीटा, वेक्टर गामा इज लीनियरली डिपेंडेंट। ये कौन है? लीनियरली डिपेंडेंट। अब कुल कितने LI वेक्टर कंटेन करेगा? 2, एंड हैज 2 LI वेक्टर, 2 LI वेक्टर्स इन इट। और अपने अंदर में उसने कितने LI वेक्टर कंटेन किए हैं? 2 LI वेक्टर कंटेन किए हैं। बस यही तो हमको चाहिए। आप एक चीज सोच करके जवाब दीजिए, क्या लास्ट वाले कॉलम के पास पाइवट है? नहीं है, तो इसका मतलब लास्ट वाला कॉलम पहले मौजूद 2 वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। ये बताओ लास्ट कॉलम किसकी वजह से बना था? लास्ट कॉलम गामा की वजह से। पहला कॉलम किसकी वजह से? दूसरा किसकी वजह से? जिनके पास पाइवट नहीं है वो कौन है? इसका मतलब साफ है, नहीं, जिनके पास पाइवट नहीं है वो कौन है? गामा है। साफ तौर पर गामा कैन बी रिटन एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा एंड बीटा। तो गामा को हटा देने से बचा हुआ अल्फा बीटा आपके लिए किसका काम करेगा? बेसिस का काम करेगा। तय हुआ? लेकिन ये बताना जरा, आओ यहाँ फाइनल स्टेज पर, पाइवट किसके पास आया और किसके पास? अगर हम बीटा को डिलीट कर दें, अगर बीटा को डिलीट कर दें तो यही पाइवट क्या गामा के पास शिफ्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता है? मतलब अगर हम इनको इंटरचेंज किए होते, आज तो हमने अल्फा बीटा गामा लिखा, तो आपने गामा के ऊपर तोहमत जड़ दी कि गामा कैन बी रिटन एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा बीटा। लेकिन अगर हमने सेट को, सेट में कोई ऑर्डर नहीं होता, अगर हम सेट को ऐसा लिए होते अल्फा गामा और कौन? बीटा, ऐसा लिए होते, तो अब आखिरी पायदान पे कौन चढ़ता? और तब हम कहते हैं बीटा पाइवट नहीं रखेगा। तो बीटा को डिलीट करने पर उसका पाइवट किसके पास आता? आपकी अल्फा और गामा LI होता कि ना होता? यानी आपको 2 बेसिस मिल चुका है। 2 बेसिस कौन कौन सा? पहला बेसिस अल्फा और बीटा, और दूसरा बेसिस अल्फा और हो गया। इसका मतलब एक बेसिस ये, एक बेसिस ये। आपसे यही तो मांगा था। क्या यहाँ पर एक से ज्यादा बेसिस होगा? हाँ है। देखिए ना, पहला बेसिस अल्फा बीटा, दूसरा बेसिस अल्फा और गामा, हो गया 2 बेसिस आपके पास। समझ में आई बातें? ये याद रखना, अगर किसी को डिलीट करने से उसका पाइवट अगले पर शिफ्ट हो सकता है,
तो हाँ आप बेसिस में दूसरे को एंटर करा सकते हो, इसको निकाल करके रख करके नहीं, निकालना पड़ेगा। तो अगर हम इसको डिलीट कर देते तो डिट्टो इसी पोजीशन का पाइवट यहाँ पर शिफ्ट हो जाता। तो इसका मतलब आप अल्फा और गामा को एक साथ ला सकते हो और बेसिस बना सकते हो, आप अल्फा बीटा को एक साथ ला सकते हो, बेसिस बना सकते हो। क्लियर है ये बातें सबको? अब सुनो लिखा कैसे जाएगा। ये सब हो गया तो सब हटा दे, हम सबका हो गया। लैंग्वेज लिखना, लिखा टेक कैपिटल टी इज इक्वल टू, जिनके जिनके पास पाइवट है उनको अल्फा और कौन बीटा। पहला कॉलम किसकी वजह से बना, दूसरा किसकी वजह से, तो इन्हीं दोनों वेक्टर को उठा लो, क्योंकि पहले और दूसरे दोनों कॉलम के पास आपके पास पाइवट था। तो पहला वेक्टर उठा लिया अल्फा, दूसरा उठा लिए बीटा। ठीक, इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, ये सेट कैसा होगा, LI होगा, एंड स्पैन ऑफ कैपिटल टी इज इक्वल टू, और इसका स्पैन कौन होगा, लीनियर स्पैन ऑफ टी, लीनियर स्पैन ऑफ टी इज इक्वल टू लीनियर स्पैन ऑफ, मेन सेट क्या दिया गया था, मेन सेट अल्फा बीटा गामा वाला S दिया गया था, लीनियर स्पैन ऑफ S। अगर आप T का स्पैन करोगे कोई और नहीं मिलेगा, वापस कौन मिलेगा, S मिलेगा। दिस इंप्लाइज दैट कैपिटल T इज बेसिस ऑफ इसका लीनियर स्पैन ऑफ, कैपिटल T बेसिस है लीनियर स्पैन ऑफ S का। और कितने लोग मिलकर के स्पैन कर रहे हैं, डायमेंशन ऑफ लीनियर स्पैन ऑफ T इज इक्वल टू 2। दो लोग मिलकर के स्पैन किए। अगली बात हम कर देंगे T डैश बना लेते हैं, आल्सो T डैश इज इक्वल टू, आल्सो T डैश इज इक्वल टू, आपकी किसको डिलीट करें, बीटा को। तो अल्फा ले लिया और गामा ले लिया, दो लोगों को लिया अल्फा और गामा। और ये बताना ये कैसा होगा, LI होगा, और ये LI है, एंड लीनियर स्पैन ऑफ T डैश बराबर किसके, लीनियर स्पैन ऑफ S के। दिस इंप्लाइज दैट T डैश इज बेसिस ऑफ लीनियर स्पैन ऑफ S। डायमेंशन इनवेरिएंट होती है, ये तो जानते ही हो, अब डायमेंशन बताने की नीड अपने को नहीं, डायमेंशन ऑलरेडी 2 होगी। ये बताओ, अब सुनो, एक काम तुम्हारे जिम्मे छोड़ो, एक काम ये ना, घर पे जाना, अभी तो हमने अल्फा बीटा इंटरचेंज किया, गामा को आगे पीटना, गामा को आगे अल्फा को पीछे कर देना, और तब चेक करना कि क्या गामा बीटा अल्फा में आप गामा और बीटा को लेकर के बेसिस बना सकते हो कि नहीं। अगर ये कर लिया ना तो 3 बेसिस होगा। आई बस केवल उतने से जितना दिया गया है, अल्फा बीटा और गामा उतने से ही बना रहे, अलग से बनाए ना तो झौली भर के बनेंगे। अल्फा का हर मल्टीपल लो, बीटा का हर मल्टीपल लो, 0 मल्टीपल छोड़कर, बीटा का लो गामा का लो, इस तरीके से करते हुए। लेकिन इसको चेक करना घर पर, एक ये होमवर्क है तुम्हारे, नहीं ये B3 लिखा हुआ है, B3 ओवर R लिखा हुआ है, ठीक है। तो 3 टपल टाइप में होंगे, वास्तविकता में आखिरी है, वास्तविकता आखिरी है, कोई और नहीं।